आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव पर सबसे बड़ी खबर की। आज देश की राजधानी दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस हेडक्वार्टर में अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसके बड़े संकेत दिल्ली से करीब 2700 किलोमीटर दूर केरल के कोच्चि से मिल गए। आज राहुल गांधी की प्रेस वार्ता से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल के जवाब मिल गए। मतलब ये कि अध्यक्ष पद की रेस में गांधी परिवार है या नहीं, तस्वीर साफ हो गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 27 मिनट में कांग्रेस का फ्यूचर प्लान समझा दिया। अध्यक्ष पद से लेकर 2024 की लड़ाई तक का पूरा खाका खींच दिया। भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी आज केरल के कोच्चि में मीडिया से मुखातिब हुए। सीधे सवाल और सीधे जवाब का सेशन शुरू हुआ। 27 मिनट की प्रेस वार्ता के दौरान एक ही सवाल से राहुल का बार बार सामना हुआ, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में वो शामिल हैं या नहीं। प्रेस वार्ता शुरू होने के 7 मिनट बाद राहुल से सवाल पूछा गया। In the last press conference, I made my position very clear. And that remains my position. Could you please explain it once again? I mean, I've explained it multiple times. Just take a look. Just take a look at the last press conference. You'll see exactly what I said. We are getting close to the date. Close to the convention date. Look, I have repeated myself many, many times. Take a look at the last press conference, and you'll have a very good sense of what I said. राहुल गांधी ने बाउंसर मारा। दूसरी बार 10 मिनट 55 सेकंड पर राहुल से दोबारा यही सवाल पूछा गया। राहुल जी, हालांकि आप कह नहीं रहे, लेकिन ये साफ है कि आप अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं, मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली बता दिया था। आप थोड़ी पेशेंस रखिए, आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है। 27 मिनट की प्रेस वार्ता में 12 मिनट पर राहुल गांधी से अध्यक्ष पद को लेकर तीसरी बार सवाल पूछा गया। Again, I've made my position clear, and I don't want to delve on this subject because you're making me answer the same question 6-7 times, right? I've made my position very clear. You can look at many such interactions that have taken place in the past. You'll get my answer. It's always been the same. राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद पर अपनी उम्मीदवारी का जवाब पिछली प्रेस वार्ता में होने का दावा किया, यानी 9 सितंबर को। उस दिन राहुल गांधी ने अपनी उम्मीदवारी पर क्या कहा था, वो सुनिए। Whether I become president or don't become president, this will become very clear when the presidential election takes place of the Congress party. It will become clear that, so wait till that time. When that time happens, you will see. And then if I don't stand, then you can ask me the question, why didn't you stand? I'll answer the question for you. कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। जब वो चुनाव होगा, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जब क्लैरिटी आ जाएगी और अगर मैं खड़ा नहीं हुआ, आप मुझसे पूछ लेना क्यों नहीं खड़े हुए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। I have made my decision. I have made my decision very clear. I said that the president's election will take place. I said the president's election will take place, and your questions will be answered. And you said that I have not decided. I have very clearly decided in my mind what I am going to do. There is no confusion in my mind at all. मतलब ये कि राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद की रेस से आउट है। राहुल गांधी अपने स्टैंड पर कायम है, यानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। अब सवाल है कि गांधी परिवार के आउट होने के बाद इन कौन होगा। वैसे तो चुनाव लड़ने वाली लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन सबसे हैवीवेट दावेदारी अशोक गहलोत की मानी जा रही है। क्या राहुल के आउट होने के बाद अब गहलोत का इन होने का चांस सबसे ज्यादा है? अगर ऐसा होता है तो क्या अशोक गहलोत को सर्वसम्मति से ही चुन लिया जाएगा, या फिर अध्यक्ष पद के लिए बड़ी फाइट होगी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच? अब गहलोत की प्रबल दावेदारी की 3 तस्वीरों को समझिए। बुधवार को दिल्ली में सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की।
दिल्ली से मुलाकात के बाद आज भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने अशोक गहलोत कोच्चि पहुंच गए, जहां राहुल गांधी ने गहलोत के नाम को लेकर पार्टी के अंदर और बाहर चल रही चर्चा को विराम दे दिया। One piece of advice that you are taking on a position. It's a historic position, and it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system. What we have decided, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। इधर राहुल गांधी के एक नेता एक पद का इशारा आया, उधर अशोक गहलोत ने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है, बनता है, वो जस्टिफाई भी कर पाता है अगर वो पूरे मुल्क में उसको काम करना है, तो दो पोस्ट पे काम हो नहीं सकता है। पर इसमें कोई बार नहीं है, जो कि अभी मीडिया में आ रहा है, उसके अंदर ये इलेक्टेड पोस्ट है, कोई भी खड़ा हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव शशि थरूर बनाम गहलोत के समीकरण बनते हुए उसमें दिख रहे हैं। आखिर अशोक गहलोत के दिमाग में चल क्या रहा है? आज तक संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज ने अशोक गहलोत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए, अध्यक्ष पद को लेकर अपनी दावेदारी पर क्या बोल रहे हैं अशोक गहलोत, और सचिन पायलट का नाम आते ही कैसे वो धन्यवाद मैडम कर देते हैं। हमारे साथ इस समय है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। सर, आपको क्या कहना है? भारत जोड़ो यात्रा में अभी जुड़े हैं, और साथ ऐसा माहौल तो जो देखता उसी को महसूस हो सकता है। क्या लोगों के अंदर उत्साह भरा हुआ है, किस प्रकार उनका प्यार और उनका स्नेह राहुल जी के प्रति, वो यहाँ देख के मालूम पड़ सकता है। यात्रा शानदार चल रही है। मैं कल भी कहा, इससे बेचैनी हो गई है बीजेपी के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ। सर, इसके साथ साथ क्या मैं कांग्रेस पार्टी के अगले प्रेसिडेंट से बात कर रही हूँ? देखिए, तो चुनाव प्रक्रिया है। चुनाव होने के बाद में मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा बात करना। अभी तो मैं क्या आप नामांकन भरे खबर यार थे आपने? नामांकन भरूंगा मैं, उसके बाद में प्रक्रिया होगी। चुनाव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आने वाले वक्त में। इसके साथ साथ सचिन पायलट और राजस्थान का भविष्य कैसे देखते हैं आप? सचिन पायलट ने कहा बहुत ही, मैं कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, ये तो प्रक्रिया है। देखते हैं क्या स्थिति बनती है, क्या वहाँ पर माहौल बनता है, क्या फैसला करता है हाईकमांड, किस प्रकार से वहाँ पर एमएलए क्या सोचते हैं, डिपेंड उस पर करेगा सब कुछ। अच्छा, इसके साथ साथ राजस्थान ने आपने कहा मैं था से दूर नहीं, तो उस पर आपको क्या कहना है? वो मैंने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, राजस्थान से मैं दूर कभी नहीं रहूंगा जिंदगी भर। जहाँ मैं जिस राज्य का मैं हूँ, जिस गांव का मैं पैदा हुआ हूँ, उससे दूर कैसे हो सकता हूँ? कोई न कोई तरीकों से काम करने के मैं मेरी सेवा करता रहूंगा। आज जो राहुल जी ने कहा दोनों चीजें का कि जो अगला कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत आप सीनियर वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, आइडियोलॉजिकली हैं। इसके साथ साथ वन पोस्ट वन जो है उन्होंने बात करी, उस पर आपको क्या कहना है? उन्होंने ठीक कहा है। अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट बनता है तो अपने राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रकार काम कर पाता है, ये एक प्रकार से आज तक कभी हुआ नहीं है। ठीक है ना? इसलिए अभी तो कांग्रेस अध्यक्ष बने हम लोग, साथ साथ में चलता रहेगा। भाई क्या एमएलए चाहते हैं वहाँ के, क्या आगे हमें करना, सोच विचार के बात करेंगे। सवाल है सचिन पायलट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और सीपी जोशी को लेकर सर राजस्थान पे क्या रहेगा? सर, राजस्थान को क्या संदेश रहेगा? नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल था, भारत जोड़ो यात्रा में जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उस पर आपको क्या कहना है? राहुल गांधी जो है इमर्ज करके जिस तरह से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमसे बात कर रहे थे। कैंपस दलवीर सिंह के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, कोच्चि।
सचिन पायलट का नाम आता नहीं है और मौन साध लेते हैं अशोक गहलोत। बहरहाल अशोक गहलोत को सबसे हैवीवेट दावेदार माना जा रहा है। इससे हम आपको 5 पॉइंट्स में जरा बताते हैं। पहला पॉइंट, अशोक गहलोत को संगठन और सरकार दोनों चलाने का अनुभव है। दूसरा पॉइंट जो उनके पक्ष में जाता है, गहलोत ऐसे नेता हैं जो गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम करते आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव। चौथा पॉइंट जो उनके हक में जाता है, कांग्रेस नेताओं की पुरानी और नई दोनों पीढ़ियों में एक अच्छी पैठ है उनकी सबके साथ। 5वां पॉइंट, कांग्रेस की चुनावी मशीनरी के रणनीतिकार हैं। अब सवाल है, राजनीति के जादूगर के नाम से मशहूर गहलोत क्या खुद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए सभी को मना पाएंगे? उत्तर भारत से आने वाले अशोक गहलोत इस वक्त दक्षिण भारत में। वजह है कांग्रेस अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात। वहीं दक्षिण भारत से आने वाले शशि थरूर दिल्ली में अपनी उम्मीदवारी को लेकर फील्डिंग करने में जुटे हैं। गहलोत पहले सोनिया गांधी फिर राहुल गांधी से मिले, तो वहीं शशि थरूर पहले सोनिया गांधी फिर केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से मिले। मतलब ये कि अध्यक्ष पद की रेस में सांसद शशि थरूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम फाइनल है। हालांकि खबर ऐसी भी है कि गांधी परिवार के रेस से बाहर होने के बाद मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह भी चुनाव में ताल ठोक सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। क्या मैं एक दावेदार से बात कर रहा हूँ? मैंने आपको कह दिया ना, मैं तो इसको कह चुका हूँ कि 30 तारीख का इंतजार करिए। अच्छा, दो नाम सामने आए हैं, अशोक गहलोत साहब का, थरूर साहब का, उनको आप कैसे देखते हैं? अगर दोनों चुनाव पड़ते हैं, पूरा अधिकार है हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का। पीसीसी डेलीगेट अगर है तो उनको अधिकार है चुनाव लड़ने का। ऐसी भी खबर आ रही है कि मनीष तिवारी जी भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, लड़े। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर नॉन गांधी अध्यक्ष बनता है तो गांधी परिवार की फिर क्या भूमिका होगी सर? वही होती है और होगी जो आज तक रही है। जो आज तक रही है उसी भूमिका में वो रहेंगे। जी। वैसे कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ के मुताबिक अगर चुनाव थरूर बनाम गहलोत के बीच हुआ तो परिणाम पहले से ही स्पष्ट है। सुनिए गौरव वल्लभ की भविष्यवाणी। 2 नाम चर्चा में जो आ रहे हैं उनमें एक है श्री अशोक गहलोत जी, जो 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद, 5 बार के एमएलए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। आज भी वर्तमान राजनीति में मैं कहता हूं सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो गांधीवादी विचारों से जो आगे बढ़ रहा है। ऐसा व्यक्ति जो कार्यकर्ताओं का नेता है, एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ श्री शशि थरूर जी है। मुझे तो उनका पिछले 8 साल में एक ही प्रमुख योगदान याद आता है कि जब कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी अस्पताल में भर्ती थी, उस समय वो उनको चिट्ठियां लिख रहे थे और भेज रहे थे। उस चिट्ठी से लाखों कार्यकर्ताओं की तरह, करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह मुझे भी बड़ी पीड़ा पहुंची। तो चयन इन दोनों में बड़ा सरल और स्पष्ट है, इसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी चयन, सरल और स्पष्ट है। अब सवाल यह है कि क्या गहलोत को सर्वसम्मति से चुना जाएगा? क्या शशि थरूर या फिर दूसरे नेता गहलोत के नामांकन के बाद अपने पैर पीछे खींच देंगे? कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा या सर्वसम्मति से चुना जाएगा नया अध्यक्ष? इसे लेकर पार्टी में 2 वर्जन मौजूद हैं। चुनाव होगा, अगर आवश्यक हुआ, मेरा बस चले तो मैं यही कहूंगा गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बनना चाहिए। मैं डेलीगेट की हूं, इसलिए कहना चाहूंगा कि पार्टी के अंदर अगर सर्वसम्मत से चुनाव होता है तो वो हित में है पार्टी के। बाकी लोकतंत्र में चुनाव हो, नामांकन दाखिल है, सब स्वतंत्र है। और 24 तारीख से नामांकन चालू होंगे कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए। उस पद पे कौन आसीन होगा ये मतदान के बाद ही पता पड़ेगा, और ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अखबारों से या अफवाहों से हमें ज़्यादा अपने आप को संबंधित नहीं रखना चाहिए। लेकिन चुनाव हो रहा है, लंबे समय के बाद होगा, क्योंकि जब पहले भी चुनाव होते थे वहाँ पे चुनाव यूनानिमस होता था। अगर सोनिया गांधी जी लड़ती थी तो उनको अनअपोज्ड चुनाव जीत जाती थी, राहुल जी भी चुनाव जीते अनअपोज्ड। इस बार भी देखते हैं कौन नामांकन भरता है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर पार्टी गुजरती है तो मजबूती उसमें आएगी, और मैं समझता हूँ कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा पॉलिटिकल पार्टी होगी जो इस तरह के चुनाव करा सकती है। वहीं मनीष तिवारी नामांकन से पहले अपने लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह उम्मीदवारों का चेहरा देखकर फैसला करेंगे।
आपने ये कहा था ना कि अगर मैं उम्मीदवार से खुश नहीं हूँ और नॉन गांधी होता है तो मैं भी लड़ सकता हूँ। निश्चित तौर पे। अभी वो बयान बदल गया है? मैं कहाँ बदला? उसी पे आप जी, उस पे कायम है अभी? निश्चित तौर पे। तो आप 30 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद की रेस को लेकर बीजेपी ने कटाक्ष किया तो सचिन पायलट ने पलटवार किया। एआईसीसी का मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया कंफ्यूज्ड कमेटी और ऑल इंडिया कॉमेडी क्लब बन चुका है। ये एक ऐसा इकलौता चुनाव है, दुनिया में ऐसा कोई चुनाव का उदाहरण नहीं होगा जहां पर चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी परमिशन मांगने जाते हैं, जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी में कोई भी कर्मचारी अपने मालिक की परमिशन मांगने जाता है और फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि अध्यक्ष चाहे कोई भी बने। चिदम्बरम जी और कांग्रेस के नेता जो अभी अलग अलग राज्यों में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं राहुल गांधी के नाम का, वो ये भी संदेश दे रहे हैं कि अध्यक्ष चाहे कोई भी बने। सचिन पायलट का भी बयान है कि अध्यक्ष ए बने, बी बने, सी बने, अशोक गहलोत बने, शशि थरूर बने, कोई भी दरबारी बने, तो असली ताकत और असली पावर और असली रिमोट कंट्रोल तो परिवार के हाथों में ही रहना है। भाजपा में चुनाव होते हैं नहीं होते पता ही किसी को नहीं है। अब नड्डा जी अध्यक्ष बने हैं, कैसे बने हैं, कब नामांकन हुआ, कब मतदान हुआ, किसी को मालूम नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत सार्थक है, एक प्रशंसनीय है और मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा बल कांग्रेस पार्टी को ग्रास रूट्स पर मिलेगा। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 30 सितंबर तक नामांकन होने हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस का बिग बॉस बनने के लिए कितने और चेहरे चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हैं। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आपने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की एक एक बारीकी देखी। अब आपको महाराष्ट्र में छिड़ा संग्राम जरा दिखाते हैं। जी हाँ, उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर भिड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे दशहरा रैली को लेकर शिवाजी पार्क का इतिहास बता रहे हैं, इधर एकनाथ शिंदे असली नकली शिवसेना की दलील दे रहे हैं और अब ये लड़ाई बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है। इस बार उद्धव और एकनाथ शिंदे में से जीत किसकी होती है, हर किसी की नजर इस पर है। महाराष्ट्र की सरजमी से शुरू हुई यह सबसे बड़ी अदावत है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच फिर से एक जंग छिड़ी है। शिंदे की बगावत ने पहले उद्धव की कुर्सी छीन ली, अब जंग उस मैदान पर चल रही है जिस पर बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपनी ठसक की शुरुआत की थी। जी हां, मुंबई के दादर में स्थित शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आपस में भिड़ गए हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेंगे, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो शिवाजी पार्क में रैली करेंगे और बीएमसी कह रहा है कि इस टकराव के बाद दोनों में से कोई शिवाजी पार्क में दशहरा रैली नहीं करेगा। महाराष्ट्र की सत्ता जाने के बाद उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे की जंग यहीं से शुरू होती है। छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान, इसके ऊपर जो 6 प्रोग्राम होने वाले बीएमसी के माध्यम से परवानगी दी जाती है, परमिशन दी जाती है, उसको भी उन्होंने जानबूझकर कोर्ट कारस्थान करके ये सब अटकाया है। आखिर इस शिवाजी पार्क में ऐसा क्या है, सबसे पहले आपको इसका पूरा सच दिखाते हैं, तो सुनिए। माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो मुंबई के शिवाजी पार्क से ठाकरे परिवार की ठसक शुरू होती है, क्योंकि बाल ठाकरे ने इसी शिवाजी पार्क में अपने दोस्तों के साथ नारियल फोड़कर शिवसेना का गठन किया था और बाल ठाकरे ने लगभग अपने सभी बड़े फैसले इसी शिवाजी पार्क से लिए। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे का निधन हुआ और इसी शिवाजी पार्क में उन्हें मुखाग्नि दी गई। शिवसेना का कहना है कि वो 40 साल से अधिक समय से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली कर रही है और बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद पिछले 9 साल से उद्धव ठाकरे ही रैली को संबोधित करते हैं।
और इस बार 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में बीएमसी ने उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली करने से रोका, तो उद्धव सेना सीधे हाई कोर्ट पहुंच गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा के ये कहा था कि 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन बीएमसी है कि शिवाजी पार्क में रैली का जो मुद्दा है उस पर कोई निर्णय नहीं दे रही है, इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ये आदेश दे कि बीएमसी कोई न कोई निर्णय जल्द दे दे। अब हुआ ये कि जब तक ये याचिका दायर हुई उसके और ये जब सुनवाई के लिए आई तभी बीएमसी ने निर्णय ले लिया। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट में से किसी को भी दशहरा रैली की इजाजत दी गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। कि हर टाइम परमिशन दी जाती है, ये टाइम जानबूझकर टांग डाली है, तो बीएमसी के ऊपर, इकबाल चहल के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रेशर है। आप दसरा के दिन कीजिए, शिव तीर्थ के ऊपर कीजिए, लेकिन जो बाला साहब के जो विचार है वो कहाँ से लाएंगे? आप भाषण दे सकते हैं, लेकिन उस भाषण में बाला साहब नहीं रहेंगे, उस भाषण में उनके विचार नहीं रहेंगे। तो बिना विचारों का भाषण तो कोई भी कर सकता है। आप दसरा के दिन करो या किसी और दिन करो, उसको कोई मतलब नहीं बनता है। हाईकोर्ट में शिवसेना 1966 से शिवाजी पार्क में अपनी पारंपरिक दशहरा रैली की दलील दे रही है और 23 सितंबर को इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ही उद्धव एलानिया कह रहे हैं कि दशहरा रैली तो शिवाजी पार्क में ही होगी। उद्धव गुट से एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद संग्राम असली शिवसेना को लेकर भी छिड़ा हुआ है। ऐसे में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर भी अटैक कर रहे हैं। उद्धव ने कहा, इन दिनों एक गिरोह घूम रहा है जो पिता को चुराता है। पहले मैंने बच्चों की चोरी वाला गिरोह देखा है, लेकिन ये गिरोह नया है। ये देशद्रोही ढोकला खाने के लिए सूरत गए थे, क्योंकि वो हमारी मिर्ची का ठेचा नहीं पचा सके। हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा है और इसी दलील के बिना पर शिंदे गुट शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की परमिशन मांग रहा है, जबकि उद्धव गुट का कहना है कि बाल ठाकरे के वारिस वो हैं, इसलिए असली शिवसेना वही है। दिल्ली से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। अचानक से उद्धव ठाकरे फुल फॉर्म में आ गए हैं। एक तरफ वो एकनाथ शिंदे पर पिता चोर कहकर प्रहार कर रहे हैं, तो गृहमंत्री अमित शाह को भी सीधी चुनौती दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि शिवसेना की ताकत देखनी है तो 1 महीने में बीएमसी और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव एक साथ करा कर देख लें। शिवसेना में बगावत के बाद पहली बार पार्टी फोरम पर उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों के सामने आए और आते ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुला चैलेंज दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं चैलेंज देता हूं कि अगर हिम्मत है 1 महीने के भीतर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव करा के देख लो। शिवसेना की ताकत देखनी है तो बीएमसी के साथ विधानसभा का चुनाव भी करा लो। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली से पहले शिव सैनिकों को रिचार्ज करने की रैली की थी और उद्धव ने 25,000 लोगों की क्षमता वाले सभा स्थल को शिव सैनिकों से खचाखच भरा हुआ देखा, तो जैसे खुद भी रिचार्ज हो गए। और उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों के बीच में कहा, इस बार लड़ाई में मजा आएगा। जो मर्द होता है वो इसी तरह की लड़ाई का इंतजार करता है। इतिहास गवाह है, आदिल शाह, निजाम शाह, बहुत से शाह आए और खत्म हो गए। इस बार किसी शाह की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिम्मत है तो महीने भर में बीएमसी का चुनाव करवा कर दिखाएं। मुंबई का हर समाज हमारे साथ है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अमित शाह ने मुंबई में आकर कहा था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे को जमीन दिखाना है। मेरा कहना है कि आने दीजिए अमित शाह को, आसमान दिखाए बिना नहीं रहेंगे। मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी स्वतः पंतप्रधान उतरतायत, केंद्रीय यंत्रणा कामाला लागलेल्या आहेत, गृहमंत्री तर आहेतच, आपले गद्दार आहेतच, मुन्नाबाई आहेत, आणखीन कोणी आहेत, सगळे एकत्र येऊन शिवसेनेवरती तुटून पडणार आहेत। मर्द असतो तो याच लढाईची वाट बघत असतो आणि आम्ही त्याच लढाईची वाट बघतो। आणि म्हणून तुम्हाला मी विचारतोय, जे वातावरण आहे हे वातावरण बघून तुम्ही घाबरलेला आहात का?
नुसतं तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ नाही, तर काही काळ तरी संघर्षाच्या वाटेवर चालण्याची तुमच्यात तयारी आणि हिंमत आहे का? आपल्याला जमीन दाखवण्याला आसमान दाखवण्याची ताकद ही तुमच्यामध्ये आहे का? जरा दोन्ही हात वर करून सांगा आणि दृश्य दाखवा. या हाताशी लढाई करायची त्यांना, आणि म्हणून मी आज त्यांना आव्हान देतो, अमित शहाना आव्हान देतोय, तुम्ही हिंदू मुसलमान करून बघा. आज मुस्लिम लोक सुद्धा शिवसेनेसोबत आहेत. तुम्ही हिंदूंमध्ये मराठी असा भेदभाव करून बघा. आज अमराठी माणसं सुद्धा आमच्या सोबत आहेत, गुजराती आहेत, उत्तर प्रदेशचे आहेत, सगळे आहेत. कारण कोरोनाच्या काळामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून मी कोणताही भेदभाव न करता या सगळ्यांचे प्राण वाचवलेले आहेत. अब उद्धव के वार पर बीजेपी करारा प्रहार कर रही है और कह रही है 2019 में यही उद्धव ठाकरे थे जो मोदी जी का फोटो दिखा दिखाकर वोट मांग रहे थे. उद्धव ठाकरे जी की निराशा बोल रही थी. मेरा उनसे सवाल है, जब वो कहते हैं कि इस्तीफा दो, चुनाव लो, अरे 2019 में आप मोदी जी का फोटो दिखा दिखाकर बीजेपी के साथ चुनकर आए थे और फिर बीजेपी की पीठ में खंजीर घोंपकर जब कांग्रेस एनसीपी के साथ गए तब इस्तीफा देकर चुनाव क्यों नहीं लिया? तब क्यों सीधा चले गए? और इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का अंतिम चुनाव होगा, उनको मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है. आपने 2.5 साल कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर मुझे समाप्त करने की पूरी कोशिश कर ली. आप तब भी समाप्त नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाओगे. उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को बीएमसी चुनाव का चैलेंज दिया तो एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर भी निशाना साधा. उद्धव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे दिल्ली में फिर से मुजरा करने गए हैं. माननीय एकनाथ शिंदे जी दिल्ली आए, इसका मतलब इसको मुजरा करने के लिए आए नहीं है. दिल्ली में आए हैं महाराष्ट्र के लिए और भी ज्यादा भारत सरकार से कोई मदद मिले, और इसीलिए मतलब वो दिल्ली आए हैं. और उसको मतलब मुजरा करने के लिए गए, आरोप लगाना ठीक नहीं है. दूसरी बात यह है कि भाई अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता भी हैं, और उनको आह्वान देना अच्छी बात नहीं है. उद्धव ठाकरे ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा, ये खोखा सरकार है, जब खोखा देकर ही सरकार बनानी है तो चुनाव क्यों लड़वाते हैं. उद्धव ने अपने भाई राज ठाकरे को गद्दार और मुन्ना भाई तक कह डाला. आज तक ब्यूरो. इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही. देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक. आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा.